वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रियल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था, पॉइंट सर्च टोपोलॉजी और काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे सीक्वेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस में वहां मैं आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी के भी क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप उसके टच में रहो। अब सीक्वेंस एंड सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको एंड तक जब तक एग्जाम चल रहा है इसके क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस का जो वेटेज है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का ले लो, चाहे वो आईआईटी जैम की बात करूं या मैं नेट की बात करता हूं या फिर एनबीएचएम, टीएफआर, सीएमआई, किसी भी पेपर को उठाकर देख लो, वहां पे आपको सीक्वेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर किसी कॉलेज का जो सिंपल एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, जैसे कि आपका सेट हो स्टेट वाइज या फिर आपके किसी एक यूनिवर्सिटी, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो भी वहां पे सीक्वेंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके क्वेश्चंस आपको, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो वहां पे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड। ऐसे ही जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हो तो वहां पे आपको सिंगुलैरिटी और कॉची थ्योरम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जबकि मॉडर्न अलजेब्रा से परम्यूटेशंस आप उठा लो, वहां के क्वेश्चन, जो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको हमेशा करनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेंगे ही और इसके क्वेश्चंस आप इजीली कर भी सकते हैं। तो सीक्वेंस ऐसा मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे जो जो टर्म्स उसमें यूज होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स यूज करके हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं सीक्वेंस की। एक्चुअली सीक्वेंस होता क्या है, जैसे कि बचपन हमने क्या डिस्कस किया था कि सीक्वेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर दो। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं एक सीक्वेंस में, उसे कहते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में एक तो फाइनाइट सीक्वेंस हो सकता है, एक इनफाइनाइट। बट फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जो हम सीक्वेंस लेते हैं अगर उसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स हो उसे कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में। अब बात आती है इनफाइनाइट सीक्वेंस में हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर से किसी सेट के बीच में, तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। और जो सेट हम लोग ले रहे हैं ना उसके बारे में, अब ये जो रेंज सेट है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज पे सीक्वेंस किस पे डिफाइन करें, नेचुरल नंबर पे। और जो सबसेट आएगा, जो रेंज सेट आ रहा है हमारा, जैसे कि हम लोग रियल नंबर ले सकते हैं, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, वहां पे इरेशनल नंबर ले सकते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि हम सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे बात कर रहे हैं या सीक्वेंस ऑफ रैशनल पे बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, रियल एनालिसिस, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं ना वहां पे अब किसको रखेंगे, रियल नंबर्स को रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स के नंबर्स उठाएंगे, मतलब जो रियल नंबर्स है वहां से एक एक नंबर उठा के उसको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे और उससे एक फॉर्मूला बनाएंगे कि वो क्या एक फॉर्मूला बन रहा है जिसका nth टर्म आ जाए। अब मान लो एक सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस के बारे में पता होगा। तो सीक्वेंस जब भी आपको एक कोई भी एग्जांपल दिया जाए, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसमें से सीक्वेंस का हमें चेक करना है बाउंडनेस, क्या वो बाउंडेड है। हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बट हमें क्या क्या चेक करना है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल आ जाए तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। सीक्वेंस का एक एग्जांपल आपके माइंड में आना चाहिए, क्या ये बाउंडेड है। आपको ये चेक करना है क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। उसके बाद आपको माइंड में आना चाहिए कन्वर्जेंट। हालांकि क्वेश्चंस आपको कन्वर्जेंट में ही पूछे जाएंगे, बट नेट में आपको कॉन्सेप्ट वाइज पूछे जाते हैं, तो वहां पे बाउंडेड भी पता होना चाहिए आपको, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लिमिट इंफेरियर, लिमिट सुपेरियर, आपको सीक्वेंस के सब सीक्वेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो जब भी आपको कोई एक सीक्वेंस दी जाए, आप पहले चेक करो क्या सीक्वेंस बाउंडेड है। अब अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो गया
तो आपके पास एक थ्योरम है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ, उसके पास लिमिट पॉइंट होती है। अगर कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस, इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस लेते हो तो उसके पास लिमिट पॉइंट होती है। अब लिमिट पॉइंट मिल गया तो कितने लिमिट पॉइंट, क्या यूनिक लिमिट पॉइंट है या उससे ज्यादा लिमिट पॉइंट है? अब अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो देयर आर वेरियस थ्योरम टू क्लेम अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये जो कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कन्वर्जेंट को क्लेम करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं और उन मेथड का यूज करके हम ये क्लेम करते हैं कि जो हमें दिया हुआ सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो पहला रिजल्ट ये होता है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो हम कहते हैं, क्लेम करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड छोड़ो, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो अगर जब मैं बात कर रहा हूं कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वहां से सीक्वेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सीक्वेंस लोअर बाउंड तो रहता है, और अगर उसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट हो जाए, दैट मीन्स बाउंडेड सीक्वेंस हो जाए, तो हम क्लेम करते हैं कि सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है, जिसे हम कहते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो ये डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मेथड्स हो गए या कुछ ये कह सकते हैं ये टूल्स हैं जिनका यूज करके हम ये चेक बता सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और एक क्लेम होता है, एक टॉपिक होती है इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फेरियर। लिमिट सुपेरियर, लिमिट इन्फेरियर की मदद से हम क्लेम करेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो रियल नंबर है, हमारे जो सारे काम थे ना वो रैशनल नंबर से ही बन रहे थे, लेकिन हुआ ऐसे कि जब हम सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, अरे रैशनल को हमने डिफाइन किया, रैशनल में जब हम किसी दो पॉइंट को ले रहे हैं तो उस दो पॉइंट के बीच में फिर से एक रैशनल नंबर आ जाता है, फिर दो रैशनल नंबर के बीच में फिर से एक रैशनल नंबर आ जाता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी दो रैशनल के बीच में ऐसे इनफाइनाइट रैशनल बनाते हैं, और अगर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट मिल गया मतलब एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकता हूं। और तब हमें ये पता चला कि रैशनल के सीक्वेंस का जब रैशनल के पॉइंट का एक सीक्वेंस बना रहे हैं तो वो जो सीक्वेंस है किसी एक ऐसे पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है या फिर एक ऐसे पॉइंट के पास जा रही है जो रैशनल नहीं है। तो हमें ये पता चला कि ये जो रैशनल नंबर है अपने आप में कंप्लीट नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि देयर इज अ गैप बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल के बीच में गैप है। अब बात यह आ गई उस गैप को हमें फिल करना है, क्योंकि हम लोग सेट को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे। जैसा कि हमको पता है रैशनल नंबर फील्ड भी फॉर्म करता है, उसके पास सारी प्रॉपर्टी है, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि रैशनल के पास कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि जब आप कोई भी दो पॉइंट उठा लो रैशनल के, उसके बीच में गैप है, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो रैशनल के अंदर नहीं होते, तो उसी गैप को फिल करने के लिए हमने डिफाइन किया रियल नंबर। रियल नंबर की ये खासियत है कि आप कोई भी दो नंबर ले लो उसके बीच में कोई गैप नहीं होता, यानी कि हर दो रियल नंबर के बीच में फिर से आपको रियल नंबर ही मिलेंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो सेट के बाहर हो। रियल लाइन, इसीलिए हमने कहा, क्या कहा, रियल लाइन जो अपने आप में पूरे तरीके से कंप्लीट है कि कोई भी दो पॉइंट रियल नंबर ले लो उसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल होंगे और इरेशनल होंगे, और वो जो कन्वर्ज करेगा वो रियल नंबर पे ही कन्वर्ज करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए हम रियल को कहते हैं कंप्लीटनेस, यानी कि रियल कंप्लीट है, और इससे हमारा रियल लाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि आप कोई भी सीक्वेंस ले लो रियल नंबर के अंदर, वो कहाँ कन्वर्ज करता है, रियल के अंदर कन्वर्ज करता है, और ये प्रॉपर्टी रैशनल के पास नहीं थी। तो ऐसा हुआ, अगर मान लो मैं सीक्वेंस ले रहा हूं रैशनल का, अब वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बट वो कन्वर्ज तो कर रही है, तो ऐसे सीक्वेंस को हमने नाम दे दिया कॉची सीक्वेंस, कि जो ये क्लेम कर रहा है कि वो कन्वर्जेंट है। कहाँ कन्वर्ज कर रहा है इससे लेना देना नहीं, क्या वो सेट के अंदर है या सेट के बाहर है। फिर हम बात करते हैं लिमिट की, कि कोई सीक्वेंस जो है अगर वो कन्वर्जेंट बता रहा हूं, ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहा है वो हमारे सेट के अंदर होना चाहिए, और उसे हमने कहा कन्वर्जेंट। कॉची में सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, बट जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है वो हो सकता है सेट के अंदर हो, सेट के बाहर हो। तो अगर सेट के अंदर है तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट,
इन दैट सेट अगर वो सेट के अंदर उसकी लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम उसे कन्वर्जेंट नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं कॉची। बट रियल नंबर के अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्योंकि रियल नंबर अपने आप में कंप्लीट है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि क्यों हमने रियल नंबर की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि रियल नंबर कंप्लीटनेस है। रैशनल की सारी जो रियल की सारी प्रॉपर्टी रैशनल के पास है, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी नहीं थी, जिसकी वजह से हमने रियल नंबर को डिफाइन किया। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम रियल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि कॉची। तो एक क्लेम तो हो गया, बाउंडेस हमें चेक करना होता है, फिर हम चेक करते हैं कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और उसके बाद लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर, ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉची सीक्वेंस के बारे में, और उसके बाद देयर आर डिफरेंट मेथड टू फाइंड द लिमिट्स। अगर मुझे ये पता चल गया कि हाँ सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, लिमिट। तो हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे लिमिट को। तो देयर आर वेरियस मेथड यानी कि टेक्निक्स कह सकते हैं जिसका यूज करके हम लिमिट को फाइंड करते हैं। और इसी का हेल्प हमें कहाँ होता है, जब हम सीरीज में जाते हैं तो सीरीज में अगर हमें लिमिट फाइंड करना होता है, एक तो डायरेक्ट वहां पे भी अलग अलग मेथड है जिसका यूज करके फाइंड करते हैं। एक मेथड ये है कि आप क्या करो, सीरीज का एक पार्शियल सम हम लोग डिफाइन करते हैं। पार्शियल सम में क्या करते हैं, एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल S1 is equal to T1, S2 is equal to sum of first two term, S3 is equal to sum of three term। इसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। और अगर वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर जाए तब हम कहते हैं कि हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। मतलब सीरीज में भी हमें सीक्वेंस की जरूरत है। तो वहां पे हो सकता है कि जब हमने सीरीज का सीक्वेंस डिफाइन किया तो हो सकता है वो किसी ऐसा सीक्वेंस बन रहा है जो हमें पहले ही नोन है, किसमें, रियल में। तो अगर यहां मैं उसकी लिमिट कैलकुलेट कर लूं और वही सीरीज पे अगर वो सीक्वेंस बन जाए तो अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू मिल गई तो हम कहेंगे वो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो यानी कि सीक्वेंस हमें वहां पे यूज होगा। तो एक तो यूज हम सीक्वेंस का सीरीज में भी करने वाले हैं, और सीक्वेंस का यूज करेंगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, दैट इज LCD, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वहां पे भी ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिसे हम सीक्वेंस की मदद से क्लेम करेंगे कि उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होगा या नहीं। जैसे आप लिमिट में क्या करते हो, 12th स्टैंडर्ड के जैसा, देयर आर वेरियस टेक्निक टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ लिमिट, देयर आर वेरियस टेक्निक टू फाइंड द लिमिट। हमें लिमिट फाइंड करने का टेक्निक्स पता है, बट जरूरी नहीं कि हर बार हम लिमिट फाइंड कर सके। तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग सीक्वेंस ढूंढेंगे। वहां पे एक अलग क्राइटेरिया है कि यहाँ पे हम लोग कि अगर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं ए से लेके बी तक, तो ए में हम एक सीक्वेंस फाइंड करते हैं जो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, और अगर उसका इमेज भी कन्वर्ज कर जाए तो हम कहते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। उसी की बिहार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि वहां पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है थॉमे फंक्शन का, या फिर हम कह सकते हैं जो चिकन बॉक्स फंक्शन होता है, जैसे कि डिरिचलेट फंक्शन, पॉपकॉर्न फंक्शन, जिसे हम लोग थॉमे फंक्शन कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आप लोग अपना जो लिमिट वाला मेथड है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे हम लोग किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, वहां पे हम लोग सीक्वेंस मेथड का यूज करके क्लेम करते हैं कि सीक्वेंस जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढते हैं जो किसी एल पे लिमिट, मतलब किसी लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, बट उसका जो इमेज है वो कन्वर्ज नहीं करता। या फिर दो ऐसे सीक्वेंस ले लेंगे जो कन्वर्ज कर रहे हैं अल्फा पे, बट उनका इमेज डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हम ये क्लेम करते हैं, प्रूव करेंगे वहां पे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता। तो यानी कि सीक्वेंस का वहां यूज होगा, उसके बाद हम सीक्वेंस को डिफरेंशिएबिलिटी में यूज करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को हम इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं, रीमान इंटीग्रेशन में। वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, तो वहां पे भी सीक्वेंस का यूज होगा। तो यानी कि सीक्वेंस का आपको हर जगह यूज होगा। उसके बाद अगर हमें सीक्वेंस पता चल गया, सीरीज पता चल गया, हम एलसीडी पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके फिर से हमें पढ़ना होता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन
फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हमें दोनों चीजें यूज करनी है, सीक्वेंस का भी यूज करना है और फंक्शन का भी यूज करना है। और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का f1, f2, f3 उनका सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग रियल नंबर्स का सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन के सीक्वेंस डिफाइन करेंगे और फिर से हम चेक करेंगे क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। फिर हम सीरीज डिफाइन करेंगे, क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट है। उसी के बाद हम लोग पावर सीरीज डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस का जो साथ है आपको वो एंड तक रहने वाला है। और फिर यहां भी खत्म नहीं होता, इसी सीक्वेंस को यूज हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जब हम वहां पे सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे भी यही सारी प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो हम यहाँ पे रियल के अंदर यूज करेंगे। वहां पे कैसे होता है, अगर मैं एक बात करूं, सीक्वेंस कैसे होंगे, an प्लस आई टाइम्स bn के फॉर्म में होंगे, वेयर an इज अ रियल सीक्वेंस, bn इज अ रियल सीक्वेंस। अगर दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज हो तब हम कहते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस होगा। यानी कि सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट आपको वहां पे भी मिलेंगे। वहां पे भी आप पढ़ोगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, उसके बाद सीरीज हम लोग देखेंगे वहां पे। यानी कि सीक्वेंस अगर आपको समझ में आ जाए तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर जगह यूज होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप सीक्वेंस की मदद से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा कि जो वीडियो है मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्वेंस को सारे वीडियो को आप देखो और इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और किस टेक्निक का यूज करके उसे सॉल्व करते हैं, ये सारे आप चीजें आने वाली वीडियोस में देखोगे। क्योंकि सीक्वेंस में लिमिट के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी है तो आप बाकी सारे क्वेश्चन कर जाओगे, लेकिन लिमिट फाइंड करने के आपको डिफरेंट मेथड्स पता होने चाहिए। कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो उसमें कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको कुछ बहुत सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के यूज हो जाते हैं, कुछ इनइक्वालिटीज यूज हो जाती है। और हाँ, जैसे कि सीक्वेंस में बाउंडेड, अगर बाउंडेड की प्रॉपर्टी आपको शो कर दी तो आपको इनइक्वालिटी बहुत हेल्पफुल करेगी। हम इनइक्वालिटी का यूज करके शो करते हैं बाउंडेड। इसके अलावा इसी में हम लोग और देखेंगे, स्क्वीज थ्योरम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस के रेंज सेट के बारे में और लिमिट के कॉन्सेप्ट। लिमिट के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे समझना है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो आज हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, देखो आज हमको क्या क्या डिस्कस करना है। सीक्वेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, उसमें भी सीक्वेंस में कौन सा, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सेकेंड डिस्कस करेंगे कि रेंज सेट क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को। ये 3 पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस को डिस्कस करना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस के बारे में, और सीक्वेंस में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर दिए और सीक्वेंस का यूज कहाँ कहाँ होने वाला है, किस तरीके से। और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस टॉपिक को आप लोग जितना डिटेल में, अगर आप कुछ ऑथर्स का बुक लेना चाहते हो तो कोई भी लोकल बुक ले सकते हो, या फिर आप लोग बाटल का बुक यूज कर सकते हो। इसके अलावा पोन्नू सेमी का रियल एनालिसिस का फाउंडेशन ऑफ रियल एनालिसिस यूज कर सकते हो, या फिर लोकल बुक जो भी आपको लगता है आप लोग अपनी वजह से ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वेंस के। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफाइन करना सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के सीक्वेंस को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ये एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक। अब फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अब अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो यहाँ के डोमेन के जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होंगे। और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, तो मैं सपोज उसे नाम दे देता हूं A1, A2, AN इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो A1 है इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट का इमेज है। यहाँ पे ये जो A2 है ये इसका मतलब ये सेकंड का इमेज है। और अगर मैं यहाँ पे A3 डिफाइन करूं तो वो थर्ड का इमेज होगा। और ऐसे ही अगर ये nth टर्म का ये इमेज है, ये AN इज ए इमेज ऑफ n। यानी कि मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं
कि 1 का इमेज A1, 2 का इमेज A2, सॉल्व अप टू ऐसे ही n का इमेज AN, और ये ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक सेट बनाऊंगा जिसके अंदर इन सारे एलिमेंट को रखूंगा सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो जिसके जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर्स आएंगे इसे हम कहेंगे रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि ये हमारा रेंज ऑफ अ सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या है, सिंपल से एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर्स, और ये जो हमें ये बताता है कि ये जो है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो हमें 1 2 इंडाइसेस है, ये क्या बता रहा है हमें कि ये सीक्वेंस का पहला टर्म है, ये सीक्वेंस का सेकेंड टर्म है, और ये जो है इसे हम कहते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि an इज नथिंग बट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसीलिए हम सीक्वेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे x1 अगर x2 लिया है तो उसे हम लोग xn से डिनोट करेंगे। तो सीक्वेंस को डिनोट करने का तरीका है an, या कहीं कहीं इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर आप xn ले रहे हो तो आप इसे xn या फिर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑथर्स अपने तरीके से इसको यूज करते हैं। तो कहीं भी आप लोग देख लो कि सीक्वेंस को किस तरीके से नोटेशन। तो यहां पर हम लोग इसे मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं, ये भी सीक्वेंस है बट यूजुअली हम यही सिंबल यूज करेंगे सीक्वेंस के लिए an, और वेयर an इज अ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इट इज अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number and the range can be non-empty set subset of real number। ये क्या हो सकता है, ये रियल नंबर का कोई भी सबसेट या फिर रियल नंबर की कोई भी पॉइंट्स हो सकती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है रेंज सेट। रेंज सेट में हमने क्या डिस्कस किया कि रेंज सेट के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे, जो टर्म्स होंगे सीक्वेंस के अंदर कितने नंबर्स हैं। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस के पास कितने नंबर हो सकते हैं, जितने सफिक्स होंगे A1 A2 A3 ऐसे चलते जाएंगे, A1 A2 A3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट है इसके पास। A1 से लेके A2 से लेके A3 ये मेरे पास सीक्वेंस सेट है। अब बात आती है ये जो सेट है इसके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट जितने होंगे A1 A2 से कुछ सेम भी हो सकते हैं। तो अगर इनके सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का अगर मैं कलेक्शन ले मतलब सेट बना दूं, और सेट में ऑब्वियस सी बात है हर एक टर्म्स डिफरेंट होंगे, तो इसके पास कितने ये जो सेट बनेगा डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस उसे हम कहते हैं रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर सीक्वेंस में मान लो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो क्या रेंज सेट के अंदर भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं सीक्वेंस के। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं an इज इक्वल टू -1/n। इसको ओपन करना स्टार्ट करो। ओपन करने का मतलब यह है आप इसमें डोमेन दो, आपको इमेज मिलेगा। अब डोमेन क्या है मेरा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर यहां पे 1 पुट करूं -1, 2 पुट करूं 1, 3 पुट करूं -1, 4 पुट करूं 1, 5 पुट करूं -1, 6 पुट करूं, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका रेंज सेट डिफाइन करना है। तो अगर इस सीक्वेंस का मैं रेंज सेट डिफाइन करूं, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस, कितने एलिमेंट आएंगे इसके पास? इसके पास डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट है? -1 और 1। तो ये कैसा सीक्वेंस हो गया? इसका जो रेंज सेट है वो -1 और कितने एलिमेंट आ रहा है? 2 एलिमेंट। जबकि सीक्वेंस के पास कितने नंबर है? इनफाइनाइट टर्म्स है, बट रेंज सेट के पास सिर्फ फाइनाइट नंबर्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो भले सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट हो, बट रेंज सेट के पास हो सकते हैं कि 2 एलिमेंट या फिर 1 एलिमेंट, इस तरीके से एलिमेंट हो सकते हैं। अब ध्यान सुनिए, इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट होंगे? अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सीक्वेंस का रेंज सेट
अगर आप इसको ओपन करोगे तो 1 2 3 4 ये सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितने नंबर हो गए इसके पास? इनफाइनाइट नंबर हो गए। अब अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, और ये सारे कैसे नंबर? नेचुरल नंबर। ये भी एक सीक्वेंस है। इस तरीके की सीक्वेंस बनेगी। तो इसके पास रेंज सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 √2 √3 2 √5 6 √6 √7 √8 3। इस तरीके के सीक्वेंस बनेंगे इसके पास। और ये सीक्वेंस के अंदर आपको रैशनल भी देखने को मिल रहे हैं और इरेशनल देखने को मिल रहे हैं। ये देखो, ये रैशनल हो गए और ये इरेशनल है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। क्योंकि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आपको रियल नंबर को अरेंज करना है। तो ये एग्जांपल्स हो गए किसके? सीक्वेंस के, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीक्वेंस के लिमिट्स के बारे में। यही वो टॉपिक है जो आज हमको डिस्कस करना है। लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट an इज इक्वल टू 1 + 1/n। इसके सीक्वेंस के टर्म्स निकालो, ठीक है। अगर आप 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2। अगर यहां पे आप 2 पुट करोगे तो 1 + 1/2 ऐसे लिखते इसको। 1 + 1/3 1 + 1/4 1 + 1/5 1 + 1/6 1 + 1/7। अगर आप ध्यान से देखो इसको ऐसे लिखो 1 + 1। ये पहला टर्म तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। 1 0.5 0.33 0.25 0. ये 5 कितना हो जाएगा? 0.2। तो ऐसे ही अगर मान लो मैं 100 टर्म ले लो इसका, तो इसका 100 टर्म क्या होगा? 1/100 मतलब 1 + 0.01। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1.01, मतलब ये आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं सपोज इसका 1000 टर्म ले लूं तो 1000 टर्म क्या होगा? 1. तो इसका जो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 + 0.001। तो ये धीरे धीरे किसके पास जा रहा है? मतलब ये आ गया हमारे पास 1.0001। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जितना हम n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग आगे जा रहे हैं, ये वैल्यू धीरे धीरे 1 के पास जा रहा है। यानी कि ये क्लोजनेस की प्रॉपर्टी बता रहा है, ये धीरे धीरे सीक्वेंस किसी एक नंबर के पास जा रही है। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सीक्वेंस है ये 1 के करीब जा रहा है। देखो यहां पे हम मुझे कन्वर्जेंस के बाद में डिफाइन करेंगे। आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए क्लोजनेस को। इसको फील करो कि ये जो सीक्वेंस थी, जैसे जैसे मैं टर्म्स को इंक्रीज कर रहा हूं, ये सीक्वेंस की वैल्यू धीरे धीरे 1 के पास जा रही है, 1 के करीब जा रही है। कितने करीब जा रही है वो मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने करीब चाहिए। इस an को 1 के कितने करीब चाहिए आप बताओ, मैं an को उतने करीब 1 के लेके आ सकता हूं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए क्लोजनेस की। तो वहीं से हम कन्वर्जेंस की वर्ड, जो कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं, वहीं से हम लोग डिफाइन करते हैं लिमिट। तो मैं ये कह देता हूं, हम लोग इसे एक वर्ड यूज करते हैं कि ये जो an है ये कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, या फिर उसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये जो an की लिमिटिंग वैल्यू है 1। बट इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है धीरे धीरे 1 के पास जा रहे हैं। तो जब हम लिमिट डिफाइन करते हैं तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो an है 1 के पास जा रहा है। कितने पास जा रहा है? तो आप बोलोगे एक काम करो, मैं आपको एक डिस्टेंस दे रहा हूं एप्सिलॉन, मैं आपको एक डिस्टेंस दे रहा हूं एप्सिलॉन,
क्या इस सीक्वेंस को 1 के इतने पास लेके आ जाओ कि ये इस डिस्टेंस से कम हो, जैसे 0.1 ये डिस्टेंस है, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि अगर मुझे डिस्टेंस आपको मतलब सपोज आपने मुझे डिस्टेंस दिया 0.1, तो क्या 1 से 1 से इसके हर एक सीक्वेंस का जो डिस्टेंस है वो किससे कम होना चाहिए? 0.1। तो आपको क्या करना है, आप बोलोगे ठीक है आप मुझे एक डिस्टेंस दे दो, मैं एक ऐसा n ढूंढ के लेके आऊंगा, या फिर इसे हम लोग इसे बोलेंगे हमेशा स्टेज, एक ऐसा टर्म या एक ऐसा स्टेज जिसके बाद आपके दिए हुए इस एप्सिलॉन के लिए मेरे पास हमेशा एक ऐसा n होगा सच दैट कि जिसके बाद सीक्वेंस का कोई भी टर्म आप उठा लो, जिसके बाद सीक्वेंस का आप कोई भी टर्म उठा लो, इसके और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो ये हमें कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये n ढूंढना। तो एक काम करते हैं, इसी को सॉल्व करके वो n ढूंढते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा सीक्वेंस था 1 + 1/n -1 इज लेस देन एप्सिलॉन। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब मुझे क्या करना है, एक n ढूंढ के लिए, मतलब ये n ढूंढ के लिए क्या आना है, तो इससे मुझे ये पता चल गया मुझे n कितना। अब ये देखो, अगर यहां से मैं ये हटा दूं तो भी कुछ मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/ε इज ग्रेटर देन n। तो मैं एक काम करता हूं, n को ले लेता हूं 1/ε का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसे हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, और यही आपको n ढूंढना था। तो अब मैं बोलूंगा एक काम करो, आप मुझे डिस्टेंस दो, मैं एक ऐसा n ढूंढ के लेके आऊंगा कि जिस n के बाद ये जो आपने मुझे, जो हमारा सीक्वेंस है वो किसके पास चले जाएगा? 1 के पास। तो आपका क्लेम क्या है कि आप मुझे एक डिस्टेंस दो, मैं आपको एक ऐसा n ढूंढूंगा कि जिस n के बाद सीक्वेंस के हर एक टर्म किसके पास चले जाएंगे? 1 के पास। और कितने पास चले जाएंगे? जितना आपने एप्सिलॉन दिया उससे भी पास चले जाएंगे। तो ये मीनिंग होता है हमारा लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस का, और जिसे हम कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो 1 के पास जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो यहां से हम कन्वर्जेंस को डिफाइन करते हैं या फिर लिमिट ऑफ सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट अ पॉइंट ए। सीक्वेंस को हम लोग ले लेते हैं an। सीक्वेंस an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट अ पॉइंट ए, इसे कन्वर्जेंट लिखो या फिर कन्वर्जेस एट अ पॉइंट ए इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन, आप मुझे कोई भी एक डिस्टेंस दे दो, मैं एक हमेशा आई एम एबल टू फाइंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि इस n के बाद, मतलब ये जो मैंने n ढूंढा है, इस n के बाद सीक्वेंस के हर एक टर्म का डिस्टेंस इस 1 से एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, और जिसे हम लोग लिखते हैं लिमिट an इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या ले 1 नहीं है a, और यहां पर तो an इज इक्वल टू a। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। तो जब भी आपको ये कहीं लिखा हुआ मिले, इसका मतलब ये है कि लिमिट an इज इक्वल टू a, यानी कि जो सीक्वेंस है ये किसके पास जा रहा है? a के पास जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं आपको ये समझाऊं, सीक्वेंस का एक टर्म a1, सीक्वेंस का a2, a3, और यहां पे कहीं मेरा सपोज ये a है, मैं कह रहा हूं ये जो सीक्वेंस है ना, ये इस a के पास जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो ऐसा मैं कब कहूंगा? जब आप इसके अराउंड एक डिस्टेंस दे दो मुझे, एप्सिलॉन डिस्टेंस का इसके अराउंड में एक नेबरहुड ड्रॉ करता हूं। इस a को मैं सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहूंगा, या फिर ये कह रहा हूं ये सीक्वेंस a के करीब जा रहा है, मतलब ये सीक्वेंस a के
क्लोजली मतलब एकदम पास में जा रहा है, यानी कि ये इस पे कन्वर्जेंट हो रहा है। तो ऐसा क्लेम करने के लिए मैं बोलूंगा कि आप मुझे कोई भी एक डिस्टेंस दे दो, मैं एक ऐसा कैपिटल एन ढूंढूंगा कि जिसके बाद मैं सीक्वेंस का कोई भी टर्म्स ले लूं। तो यहां पे जो सीक्वेंस आएंगे ना वो ए कैपिटल एन प्लस 1, ए एन प्लस 2 इस तरीके से होंगे, क्योंकि ये एन मैं ढूंढ के लेके आ जाऊंगा। हमेशा एक ऐसा एन ढूंढ के लेके आऊंगा जिसके बाद आप सीक्वेंस का कोई भी टर्म ले लो और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे छोटा हो जाएगा, इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। इसी से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई सीक्वेंस किसी ए पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही, इसका मतलब ये है कि कुछ फाइनाइट टर्म्स इस एप्सिलॉन नेबरहुड के बाहर रहेंगे, बाकी सारे टर्म्स सीक्वेंस के अंदर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो उस पॉइंट के अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो तो हमेशा एक ऐसा एन मिल जाएगा कि कुछ फाइनाइट टर्म्स ही बाहर होंगे। ये डिपेंड करता है कि कितना एप्सिलॉन को मैं छोटा कर रहा हूं। मान लो एप्सिलॉन को जितना बड़ा करूंगा तो उतने कम फाइनाइट टर्म्स बाहर रहेंगे, बाकी सारे टर्म्स अंदर चले जाएंगे। अगर आपने एप्सिलॉन बहुत छोटा किया है तो हो सकता है बहुत सारे फाइनाइट पॉइंट बाहर निकल जाएंगे, बट कितने पॉइंट बाहर निकलेंगे, कुछ फाइनाइट पॉइंट, बाकी हर पॉइंट किसके अंदर चले जाएंगे, इस नेबरहुड के अंदर चले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गया, इसका मतलब ये हो गया। तो जब भी आप ये क्लिक करोगे कि लिमिट ए एन इज इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन। और इसी डेफिनेशन से हमने और क्लेम किया कि जब भी मैं ये कहीं लिख रहा हूं लिमिट ए एन इज इक्वल टू ए, या फिर मैं ये कह रहा हूं कि लिमिट ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, इसका मतलब ये है कि एवरी टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कि अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे तो फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ए के अराउंड अब कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करो, इट कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करे या फिर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ए है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ले लो इस ए के अराउंड, अब कोई भी नेबरहुड ले लो, इसके अंदर कंटेन करते हैं ऑल, मतलब सारे, ऑल मेनी, ऑल बट फाइनाइटली मेनी टर्म्स। इसको अलग कर दो, सीक्वेंस के सारे टर्म्स कंटेन करते हैं, कुछ फाइनाइटली मेनी को छोड़ दो। फॉर एवरी एप्सिलॉन, कोई भी आप एप्सिलॉन ले लो, इट डजेंट मैटर आप कितना एप्सिलॉन छोटा कर रहे हो, कितना एप्सिलॉन छोटा ले रहे हो, अगर ये इस पे कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स कहां कन्वर्ज करते हैं, और सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स हैं वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी। तो जिसे हम लोग लिखते हैं ऑल बट फाइनाइटली मेनी, यहाँ पे एक्सेप्ट का वर्ड नहीं यूज करते, बट इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही आ जाते हैं, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के। कितने फाइनाइट टर्म्स को, वो डिपेंड करता है कि आपने एप्सिलॉन कितना दिया है और उसके रिस्पेक्ट में मैं एन कितना फाइंड कर रहा हूं। अगर मान लो कोई ऐसा एप्सिलॉन अगर आप दे रहे हो एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सच एन सच दैट विच सेटिस्फाई द ए एन माइनस एप्सिलॉन, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए मैं ऐसा एन ढूंढ के लेके आ रहा हूं कि फाइनाइट टर्म तो बाहर होंगे और इनफाइनाइट टर्म सीक्वेंस के अंदर होंगे, तब हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट। तो ये आपको लिमिट की कुछ मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर हम लोग ने 3 अलग अलग तरीके से डिस्कस किया। पहला, लिमिट के टर्म्स में
ये आपको पता होगा कि सीक्वेंस मतलब अगर मैं n को बहुत ही लार्ज कर दूं, इसे हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो en की वैल्यू a को अप्रोच करती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि जो an है वो a के बहुत करीब चले जा रहा है। कितने करीब चल रहा है, अब बताओ कि कितने करीब लाना है। मैं एबल हूं आपके इस सीक्वेंस को उसके करीब लाने में, कितने, जितना आप चाहो। तो ये डिपेंड करता है फॉर एवरी एप्सिलॉन, आपके दिए हुए हर एक डिस्टेंस के लिए मेरे पास एक ऐसा स्टेज है सच दैट देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू सच दैट कि सीक्वेंस का हर टर्म a के पास चले जाएगा। कितने पास, जितना आपने डिस्टेंस दिया है उससे भी पास। कब, इस n के बाद, मतलब जो अगर आप कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं हमेशा एक n फाइंड कर दूंगा कि xn और a के बीच का डिस्टेंस आपके दिए हुए एप्सिलॉन से कम हो जाएगा जब भी n इज ग्रेटर देन n हो जाए। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, थर्ड, अब देखो सेकेंड डेफिनेशन से हम लोग, जो मैंने आपको डेफिनेशन ऑल बट फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कि अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट AN माइनस A इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं मॉड को ओपन करूंगा ये हो जाएगा, अगर दोनों साइड A प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब ये कि ये जो an है ये बिलोंग कर रहा है a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन और एवरी n इज ग्रेटर देन कैपिटल N। यही तो इसका मतलब हुआ, यानी कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा n मिलेगा जिस n के बाद, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के सीक्वेंस के सारे टर्म किसके अंदर आ गए, इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ गए, जिसे हम लोग कहते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स, मतलब ए के हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर कंटेन्स करते हैं ऑल। देखो सारे कंटेन कर रहे हैं, किसको छोड़ के, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के। ये जो n क्या होगा, कुछ फाइनाइट नंबर होगा, ऑल बट फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के कुछ फाइनाइटली मेनी टर्म्स को अगर मैं छोड़ दूं तो सीक्वेंस के हर एक टर्म इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाते हैं। तो ये तीन अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस को। अगर ये तीनों डेफिनेशन आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, आप यही कह दोगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, जब आगे हम लोग देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको यही स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि यही स्टेटमेंट लिखा है, सिर्फ आपको समझना है कि अलग अलग तरीके से उसको लिखा हुआ मिलता है और आपको हर एक उसका टर्म समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग सीक्वेंस के लिमिट को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंडेड क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, और उससे हम लोग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को डिफाइन करेंगे और क्लेम करेंगे कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट करने का ये भी एक तरीका है कि आप पहले एक सीक्वेंस को बाउंडेड बता दो और अगर उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट आ गई तो ये क्लेम कर सकते हो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और अपर बाउंड है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो लोअर बाउंड है तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको आज क्लियर हो गया कि सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस की लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट्स। और ये आपको अगर समझ में आ गया तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया कि लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाउंडेड और उसके बाद मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां आप लोग और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।